अस्सलाम वालेकुम। आज हम पैथोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 जो कि इन्फ्लेमेशन एंड रिपेयर उसकी थर्ड वीडियो को स्टार्ट करने लगे हैं। हम एक्यूट इन्फ्लेमेशन से स्टार्ट करेंगे क्योंकि प्रीवियस वीडियो के अंदर हम यहाँ तक कर चुके थे। आज जैसे कि आप लोगों को बताया था कि इन्फ्लेमेशन की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है एक्यूट इन्फ्लेमेशन और दूसरी होती है हमारे पास क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। जब भी कोई इन्फेक्शन, माइक्रोब, कोई भी इरीटेटिंग एजेंट आता है उसकी वजह से जो पहला रिस्पॉन्स आता है उसको बोलते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन। अगर तो वो ठीक हो जाए तो रिपेयर की तरफ मूव ऑन कर जाता है, अगर रिपेयर ना हो पाए तो किसकी तरफ चला जाता है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की तरफ चला जाता है। आप लोगों को एक टेबल भी दिखाया था दोनों के डिफरेंस का, जिसमें बताया था कि ऑनसेट में इन्फिल्ट्रेशन किससे होती है। ये सब कुछ आपको डिफरेंस पहले बता चुकी हूँ। इंपॉर्टेंट चीज़ जो अभी याद रखनी है वो ये है कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर न्यूट्रोफिल्स मेजरली एक्यूमुलेट होते हैं, इन्फिल्ट्रेशन उनके साथ होती है, और क्रॉनिक के अंदर हमारे पास मैक्रोफेजेस आते हैं। तो चलिए एक्यूट इन्फ्लेमेशन के हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से रिएक्शन, कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। देखिए इन्फ्लेमेशन जो है ना उसमें हमारा मेजर काम क्या है, हमारा इन्फ्लेमेशन करवाने का मकसद क्या होता है। एक्चुअली एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है कि जिस भी चीज़ ने बॉडी के अंदर इंजरी करवाई है उसको वहाँ से एलिमिनेट किया जाए। तो इसको एलिमिनेशन किस तरीके से कर सकते हैं कि वहाँ पे जो है ना हम अपने जैसे आर्मी को, मतलब जहाँ पे कोई भी केस आया है या जहाँ पे कोई भी क्राइम हो रहा है, तो हमारा मकसद क्या होता है कि वहाँ पे आर्मी जाए, यहाँ पे पुलिस जाके उस मामले को रिजॉल्व करे, उसे एलिमिनेट कर दे जो कि जिसने डिस्टर्बेंस कॉज करवाई है। तो इस तरह से एक्यूट इन्फ्लेमेशन या इन्फ्लेमेशन में जनरली यही होता है कि हमने वहाँ पे जो है अपनी आर्मी को लेकर जाना है। तो हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम कौन सा है, हमारे ल्यूकोसाइट्स हैं और कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स वगैरह वाली चीज़ें, ठीक है, वो जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम और इस तरह की सारी चीज़ें ना उनको। तो हमारा मकसद क्या है कि हम उन चीज़ों को साइट ऑफ इंजरी की तरफ लेके जाएं। तो अब देखते हैं सारे स्टेप जो है ना हमें उसी चीज़ की तरफ लेके जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, ब्लड वेसल्स की डायलेशन हो जाएगी जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। सेकंड नंबर पे क्या होगा, वेसल्स की परमेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब इन दोनों स्टेप्स की वजह से एक तो ब्लड फ्लो भी बढ़ गया, दूसरा परमेबिलिटी भी बढ़ गई। तो उस वजह से क्या होगा, जो ल्यूकोसाइट्स होंगी और प्लाज्मा प्रोटीन होंगी वो लीक आउट होना शुरू हो जाएंगी फ्रॉम द ब्लड वेसल्स टू द इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है, वहाँ से आना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद ये ल्यूकोसाइड जब वहाँ माइक्रो सर्कुलेशन से दूसरी तरफ आ गए हैं इंटरस्टिशियल स्पेस में, तो फिर क्या होगा, थर्ड स्टेप में इनकी एक्टिवेशन होगी, मतलब और इनको जो है ना एक्यूमुलेट करवाया जाएगा टू द साइट ऑफ इंजरी, ठीक है। आप ये समझ लें इमिग्रेशन होगी। पहले स्टेप के अंदर जो है डायलेशन हुई, ब्लड फ्लो बढ़ गया, सेकंड स्टेप के अंदर परमेबिलिटी हुई। दोनों वजह से जो है माइक्रो सर्कुलेशन से ल्यूकोसाइड आ जाएंगे इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर, फिर उनकी जो होगी इमिग्रेशन कराई जाएगी कि वो जो ल्यूकोसाइड आ गए हैं उनको टुवर्ड द फोकस ऑफ इंजरी, यानी कि जो स्पेसिफिकली जिस जगह पर इंजरी हुई है उसकी तरफ उसको इमिग्रेट कराया जाए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इन द फोकस ऑफ इंजरी। और फिर क्या करवाया जाए, फोर्थ नंबर पे उनकी एक्टिवेशन कराया जाए। उनकी एक्टिवेशन के रिजल्ट में फिफ्थ नंबर पे क्या होगा, एलिमिनेशन ऑफ द फेंडिंग एजेंट हो जाएगी। तो इन्फ्लेमेशन की डेफिनेशन भी ये हो गया और इसके स्टेप्स भी इसी तरह से हो गया। अब हम जो है ना इन स्टेप्स की एक्सप्लेनेशन बारी बारी पढ़ते हैं। पहले जो है हम देखते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर एक्यूट इन्फ्लेमेशन में कौन कौन से चेंजेस आते हैं। तो इंपॉर्टेंट जो है एससीक्यू आ जाता है कि ब्लड वेसल्स की रिएक्शन बताएं एक्यूट इन्फ्लेमेशन में कौन से। तो आपने वो दो इसके अंदर रिएक्शन पढ़े हैं कि ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, मतलब वेजोडाइलेशन होगी जिसकी वजह से ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा और परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। और दोनों का मकसद क्या था, बोथ डिजाइन designated to maximize the movement of plasma protein and leukocyte out of the circulation and into the site of infection or injury, ठीक है। इन दोनों का काम क्या था कि इन्फेक्शन और इंजरी की जगह पे ल्यूकोसाइट को पकड़ के लाया जा सके। अब यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस इन्होंने बताई हुई है जो कि हमारे पास एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है और एससीक्यूज में भी इनकी डेफिनेशंस आ जाती हैं। वो क्या है, एक है एक्सुडेट, ट्रांसयूडेट, एडीमा एंड पस। हम इन सब डेफिनेशंस को आहिस्ता आहिस्ता से करते हैं। आप इस डायग्राम को देख लें ताकि आपको अच्छे से बात समझ आ सके। यहाँ पे एक नॉर्मल ब्लड वेसल दिखाई गई है जिसमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ऑलमोस्ट इक्वल है। ज़्यादा अमाउंट में फ्लूइड जो है बाहर की तरफ नहीं जा रहा होता, कुछ अमाउंट के अंदर तो जा ही रहा होता है, वैसे भी वो लिम्फेटिक ड्रेनेज से जो है ना वो हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पे क्या कहते हैं, नॉर्मली हम ये कहते हैं नो नेट फ्लूइड और प्रोटीन लीकेज। लेकिन एक्सुडेट कब निकलता है, जब क्या हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, ठीक है। इन्फ्लेमेशन वाली कंडीशन के अंदर क्या होता है, एक्सुडेट होता है। अब एक्सुडेट एक्चुअली क्या है, इसके अंदर ये होता है हाई प्रोटीन कॉन्टेंट होगा, वाइट ब्लड सेल्स होंगे, रेड ब्लड सेल्स होंगे, ठीक है, ये वाली, और साथ में फ्लूइड जो है ब्लड वेसल से जब बाहर की तरफ निकलेगा इसे हम बोलते हैं एक्सुडेट। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ये जो फ्लूइड है जिसमें हाई प्रोटीन है और वाइट ब्लड सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स हैं, ये बाहर निकला क्यों है। तो इसकी वजह ये है जो कि आपको पहले भी बताई जा चुकी है कि यहाँ पे क्या होता है, वेजोडाइलेशन हो जाती है, इसके अलावा परमेबिलिटी बढ़ जाती है। स्टेसिस वाला मैकेनिज्म हम लोग बाद में देखेंगे। इसमें भी ये जैसे फ्लूइड आहिस्ता सा लीक होता जाता है और वेसल्स भी डायलेट हो गई हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, ब्लड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं ब्लड रुक रुक के आगे की तरफ जाता है, उसे हम बोलते हैं स्टेसिस। तो वेजोडाइलेशन भी हो गया, स्टेसिस भी हो गया, मतलब वेसल डायलेट भी होंगे, ब्लड आहिस्ता आहिस्ता भी जा रहा है। इसके अलावा
मजीद जो दो एंडोथेलियम के दरमियान स्पेस होती है जिसे हम इंटर एंडोथेलियल स्पेस बोलते हैं वो भी ज़्यादा होगी। उसके भी डिफरेंट रीज़न लिखी हुई है यहाँ पे देखें, अगर रिट्रैक्शन हो जाए उनकी, ठीक है, सिकुड़ जाए अगर, या फिर क्या हो ये एंडोथेलियम जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाए, एंडोथेलियल सेल से डैमेज होना शुरू हो जाए, तो इंटर एंडोथेलियल स्पेस क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो इन रीज़न की वजह से जो फ्लूइड ब्लड वेसल से या माइक्रो सर्कुलेशन से हम बोल सकते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर आएगा, इसको हम बोलते हैं एक्सुडेट। और एक और फ्लूइड होता है जो ब्लड वेसल से ये माइक्रो सर्कुलेशन से बाहर की तरफ आता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसुडेट। लेकिन ये फ्लूइड इन्फ्लेमेशन की कंडीशन के अंदर बाहर नहीं आता है, इन्फ्लेमेशन के रिजल्ट के अंदर ये बाहर नहीं आ रहा था, बल्कि इसके अंदर और प्रॉब्लम्स होती हैं। यहाँ पे क्या होता है, दोनों साइड्स पे जो है वो प्रेशर जो है, मतलब कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आप देख सकते हैं यहाँ ब्लू जो एरो है वो बहुत बड़ा दिखाया गया है, इसके बरक जो है ग्रीन कलर वाला छोटा दिखाया है, तो ये शो कर रहा है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और ये क्या शो कर रहा है हमारे पास कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जब कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर से डोमिनेट कर जाता है तो फ्लूइड जो है बाहर की तरफ आना शुरू हो जाता है। इसकी डिफरेंट रीजन हो सकती है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किस वजह से बढ़ सकता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया है, या फिर क्या हो गया, वेनस आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जब वेन से ब्लड जो है आगे की तरफ नहीं जाएगा तो फिर क्या होगा, ब्लड जो है ना वो अंदर अमाउंट के अंदर यहाँ पे एक्यूमुलेट होता रहेगा, स्ट्रेसेस होना शुरू हो जाएगी और बाहर की तरफ आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, या फिर ये हो सकता है कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर के कम होने की वजह क्या है कि यहाँ पे कोई भी लीवर की कोई डिजीज होगी जिसकी वजह से प्लाज्मा प्रोटीन नहीं बन रही, ठीक है, उसकी वजह से कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा। किडनी डिजीज है जिसकी वजह से प्रोटीन का लॉस ज़्यादा हो रहा है, या माल न्यूट्रिशन डिजीज जिससे कवाशियक हो रहा है जिसमें प्रोटीन बॉडी के अंदर वैसे ही कम है, तो ऑटोमेटिकली कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन इस कंडीशन के अंदर जो फ्लूइड बाहर की तरफ आएगा उसके अंदर प्रोटीन कंटेंट बहुत ही ज़्यादा कम होगा और सेल्स के होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, या आप कह दें कि बहुत ही माइनर अमाउंट के अंदर सेल्स होंगे। तो एक्सुडेट ट्रांसुडेट के अंदर आपको डिफरेंस यहाँ पे साफ नजर आ रहा है। आपने पहले कॉज से शुरू करना है कि इसका कॉज क्या है, इन्फ्लेमेशन, और इसका कॉज क्या है, इम्बैलेंस बिटवीन द हाइड्रोस्टैटिक एंड कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर। फिर आपने मजीद बता देना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के ज़्यादा होने की रीज़न क्या है और कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर के कम होने की रीज़न क्या है। उसके बाद आपने इसकी जो क्या कहते हैं कंसिस्टेंसी बता देनी है, इसका कंपोजिशन बता देनी है। चलिए कि यहाँ एक्सुडेट जो होता है वहाँ पे हाई प्रोटीन कंटेंट होता है और ब्लड सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, इसमें वाइट और रेड ब्लड सेल्स हैं। लेकिन ट्रांसुडेट के अंदर क्या होता है, प्रोटीन कंटेंट बहुत ही लो होते हैं और सेल्स भी बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो ये आपने यहाँ पे बता देना है, ये इसका डिफरेंस हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक थर्ड डेफिनेशन कौन सी आ जाती है, एडीमा की आ जाती है। एडीमा का मतलब है कि एक्सेस फ्लूइड की एक्यूमुलेशन। फ्लूइड की एक्यूमुलेशन कहीं पे भी हो सकती है, कहाँ, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया है, इंटरस्टिशियल टिश्यू के अंदर, किसी भी सीरस कैविटी के अंदर होती है, पेरिटोनियल कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी, ठीक है, किसी भी कैविटी के अंदर या इंटरस्टिशियल टिश्यू के अंदर फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो जाए उसको हम बोलते हैं एडीमा। ये किसी वजह से हो सकती है, ट्रांसुडेट भी हो सकता है, एक्सुडेट भी हो सकता है, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पस। तो पस भी एक एक्सुडेट या एक प्रूलेंट किस्म का एक्सुडेट है, इन्फेक्शन के रिजल्ट के अंदर प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक है, प्रूलेंट इन्फेक्शन के रिजल्ट के अंदर। ये एक इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट है, इन्फ्लेमेशन की हिस्से होती है, और इसके अंदर यहाँ पे क्या होता है, ल्यूकोसाइट रिच होता है, इसके अंदर डेड सेल्स होते हैं और काफ़ी सारे माइक्रोब्स होते हैं। तो इनके अंदर ये तीनों चीज़ें होती हैं, ल्यूकोसाइट होते हैं, डेड सेल्स और माइक्रोब। तो उसके रिजल्ट में जो प्रूलेंट एक्सुडेट बाहर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, पस बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद हम दूसरे पॉस्कुलर चेंजेस की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। अब चेंजेस, अब यहाँ पे जो दो आपको बताए थे वो कौन कौन से थे कि वेसल्स की डायलेशन हो जाना और दूसरे नंबर पे क्या, परमेबिलिटी का इंक्रीज हो जाना, वही हमने यहाँ पे देखने हैं। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि वेसो डायलेशन किसके रिजल्ट भी होती है। होता ये है कि जैसे किसी स्ट्रक्चर का डैमेज होता है, कोई सेल डैमेज होता है, तो वहाँ से क्या रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, हिस्टामीन्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं जो कि वेसो डायलेट है। वेसो डायलेशन का करा देते हैं। अब वो बता रहे हैं कि डोमिनेटली जो है आर्टीरियोल्स के अंदर वेसो डायलेशन शुरू होती है और फिर ब्लड वेसल्स की तरफ भी जाना शुरू हो जाती है। और इसके रिजल्ट में मतलब मेन मकसद क्या होता है, वेसो डायलेशन का ब्लड फ्लो को बढ़ा दिया जाता है। अब ब्लड फ्लो जब किसी टिश्यू की तरफ बढ़ जाता है तो वहाँ पे पता है मेटाबॉलिज्म भी बढ़ जाता है। मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा तो वहाँ पे हीट की प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी, तो और ऊपर से जो है ब्लड फ्लो बढ़ गया तो वहाँ पे रेडनेस बढ़ जाएगी। तो इस कंडीशन यही कॉज होता है कि जो इन्फ्लेमेशन वाली साइड होती है वहाँ पे हीट भी बड़ी होती है और सेकंड नंबर पे वहाँ पे रेडनेस, जैसे एर्थीमिया बोलते हैं, वो भी ज़्यादा हुआ होता है। उसके बाद वो कुछ परमेबिलिटी की बात करें, वो तो एक्चुअली हमने यहाँ पे कर ही लेनी है, बस वो सिंपल बता रहे हैं कि परमेबिलिटी की वजह से एक्सुडेट जो है बाहर की तरफ आना शुरू होता है। अब वो चीज़ स्टेसिस जो कि आपने यहाँ पे पढ़ी थी वो मैं आपको यहाँ पे बताने लगी हूँ कि स्टेसिस है क्या। एक्चुअली बताते हैं कि वेसल्स का डायमीटर, एक तो कॉज है कि वेसल का डायमीटर बढ़ चुका है, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है ऑटोमेटिकली स्लोअर आना शुरू हो गया है। दूसरा ये कि फ्लूइड का भी कुछ अमाउंट के अंदर लॉस होना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे और विस्कोसिटी ऑफ ब्लड बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो स्लो जो है ना, स्लोली मूविंग
हो जाएगा, रेड ब्लड सेल स्लोली मूविंग होंगे, जिसको हम बोलते हैं स्टेसिस। और अगर हम हिस्टोलॉजिकल लेवल पर देखें तो हम इसको बोलते हैं वॉस्कुलर कंजेशन हो गई है, ठीक है, वॉस्कुलर कंजेशन इसको बोलते हैं। इसके कॉज में भी क्योंकि ब्लड आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है और रेड ब्लड सेल्स की एक्यूमुलेशन हुई है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये भी क्या एरिथ्रीमिया यानी कि रेडनेस कॉज करवा रहा होता है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना स्टेसिस की वो बात करें कि प्रिंसिपली क्योंकि ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, तो यहाँ पे किसकी स्टेसिस होनी है, न्यूट्रोफिल्स ने इधर जो है ना एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाना है। आप आगे देखेंगे कि ल्यूकोसाइट की एडहीजन हो जाती है, एंडोथीलियल जो ब्लड वेसल्स के एंडोथीलियल सेल्स है ना, वहाँ पे ल्यूकोसाइट की जो है ना एडहीजन होती है। वहाँ से फिर जब एडहीजन होती है तो फिर रोल हो के वो जो है ना बाहर की तरफ निकल रहे होते हैं और फिर साइट ऑफ इंजरी की तरफ जा रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो यही बात बता रहे हैं कि न्यूट्रोफिल्स मेजरली जो है वो एंडोथीलियम के साथ जाकर चिपकते हैं। और कुछ एडहीजन मॉलिक्यूल्स की बात करें जो कि हम चैप्टर के यानी कि आगे जब हम जाएंगे तो हम एडहीजन मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे, इसमें सिलेक्टिन्स इंटेग्रिन्स आ जाते हैं और आईजी एंटीबॉडीज आ जाती हैं, ठीक है। अब हम परमेबिलिटी की तरफ आ जाते हैं। तो परमेबिलिटी जो है ना वो उसके रीजन बता रहे हैं कि आप ये समझ लें कि वो तरीके बता रहे हैं जिससे परमेबिलिटी इंक्रीज हो सकती है। पहला तरीका ये है कि रिट्रैक्शन ऑफ एंडोथीलियम कराया जाए, जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है। ये एंडोथीलियम है, ये नॉर्मल एंडोथीलियम वाले सेल्स है जो किसी के साथ जो है ना वो जुड़े हुए थे, लेकिन अगर इनकी रिट्रैक्शन हो जाएगी तो दरमियान में इंटर एंडोथीलियल स्पेस बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे जो है उसके कॉजेज बताए हुए हैं कि किस तरह से हो सकता है, हिस्टामीन रिलीज हो जाए, ठीक है, हिस्टामीन या फिर ब्रेडिकाइनिन या ल्यूकोट्राइन, यहाँ पे लिखे हुए हिस्टामीन, ब्रेडिकाइनिन, ल्यूकोट्राइन, इनको आपने याद रखना है। इनकी वजह से जो है ना रिट्रैक्शन ऑफ द एंडोथीलियम हो सकती है। ये रैपिड होते हैं और शॉर्ट लिव्ड होते हैं, यानी थोड़ा टाइम के लिए इससे काम चल जाता है। लेकिन अगर इंजरी जो है वो ज़्यादा हो जाए, ये इस कंडीशन में बताया कि जब 15 to 30 मिनट्स के लिए हम जो है ना इनको वो क्या कहते हैं उसके ऊपर छोड़ देना, मतलब इनके ऊपर जो है मीडिएटर्स 15 to 30 मिनट्स तक अगर एंडोथीलियम पे एक्ट करेंगे ना तो उसकी रिट्रैक्शन होगी। लेकिन अगर ज़्यादा टाइम के लिए एक्ट कर जाए या कोई बर्न्स हो, माइक्रोबियल इन्फेक्शन वगैरह हो, तो इस कंडीशन में एंडोथीलियम जो है वो क्या हो जाती है, उसकी इंजरी आ जाती है और काफ़ी एंडोथीलियल स्पेस बढ़ जाती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कॉज्ड बाय बर्न्स एंड सम माइक्रोबियल टॉक्सिन। ये भी रैपिड होता है लेकिन ये लॉन्ग लिव्ड होता है, R to days के लिए काम कर होता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ आपने यहाँ पे देखी। और एक और थर्ड चीज़ भी हमारे पास आ जाती है, वो क्या है कि ट्रांससाइटोसिस ज़्यादा हो जाए, ठीक है। अगर आई थिंक आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है। अगर ट्रांससाइटोसिस ज़्यादा होना शुरू हो जाए, और ट्रांससाइटोसिस किस तरह से होगी, एक हार्मोन जो रिलीज होता है वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, अगर इसका रिलीज ज़्यादा हो जाए और इसकी वजह से जो है वो ज़्यादा अमाउंट के अंदर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द एंडोथेलियम होना शुरू हो जाए, तो ज़्यादा ट्रांसपोर्ट जो चैनल्स अगर ज़्यादा बन जाए तो उसकी भी परमेबिलिटी क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। तो आपने तीन चीज़ें यहाँ पे देख ली हैं, एक एंडोथेलियम की रिट्रैक्शन हो गई, दूसरे नंबर पर उसकी इंजरी हो गई, थर्ड नंबर पर ट्रांससाइटोसिस ज़्यादा हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पे एक और हेडिंग भी है हमारे पास, वो क्या है, रिस्पॉन्स ऑफ लिम्फ वेसल एंड लिम्फ नोड। आपको पता है कि जब परमेबिलिटी बढ़ गई है तो बहुत सारे जो हैं वो फ्लूइड बाहर की तरफ जो है ना माइक्रो सर्कुलेशन से बाहर की तरफ आना शुरू हो जाएगा। अब उसको वापस भी लेके जाना है, तो यहाँ पे क्योंकि फ्लूइड बहुत ज़्यादा आ गया है तो लिम्फ वेसल्स है ना उनकी भी प्रोलिफरेशन शुरू हो जाएगी। अब ब्लड वेसल्स की प्रोलिफरेशन को हम वैसे एंजियोजेनेसिस बोलते हैं, और अगर लिम्फ जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं उनकी प्रोलिफरेशन हो जाए तो उसे लिम्फेंजाइटिस बोलते हैं, ठीक है, लिम्फेंजाइटिस बोलते हैं। और अगर लिम्फ नोड भी साथ में भी उन्होंने ड्रेन करना होता है तो उनकी प्रोलिफरेशन हो जाती है, जिसे हम लिम्फ एडिनाइटिस बोलते हैं, ठीक है, एडिनोइड से लिम्फ एडिनाइटिस हो गया। तो ये चीज़ें यहाँ बहुत सिंपल उन्होंने बताई हैं। अच्छा, ये पहला स्टेप तो हमारा हो गया कि यहाँ पे क्या है, ब्लड वेसल किस तरीके से रिएक्ट करती है, रिएक्शन ऑफ ब्लड वेसल एक्यूट इन्फ्लेमेशन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखते हैं कि ल्यूकोसाइट की रिक्रूटमेंट किस तरह से होती है। यहाँ पे हम सिलेक्टिन और इंटेग्रिन्स का फंक्शन देखेंगे।